अब हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद बजट रेखा या कीमत रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। और कीमत रेखा या बजट रेखा का अध्ययन करने के लिए कुछ अर्थशास्त्र की शब्दावलियाँ हमें पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है बेटा बंडल। बंडल किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के संयोग को हम क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, वो दो वस्तुएं एक्स और वाई हो सकती है, ए एंड बी लिख सकते हैं, रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन लिख सकते हैं, संतरा और एप्पल लिख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बंडल किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के संयोग को हम क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, उपभोक्ता का बजट क्या होता है? तो उपभोक्ता की वह आय जिससे दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को वह क्या करता है? क्रय करता है। उपभोक्ता की वह आय जिससे दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को वह क्रय करता है, और विभिन्न संयोगों को जब वह क्रय करता है, खरीदता है, तो उस पर किया गया व्यय आय के बराबर भी हो सकता है और आय से कम भी हो सकता है। यानी बजट प्रतिबंध x1 p1 प्लस x2 p2, x1 वस्तु उसकी कीमत, x2 वस्तु और उसकी कीमत, दोनों को मिला दे कुल व्यय हो जाएगा, वह उसकी आय के बराबर भी हो सकता है और आय से कम भी हो सकता है। ये बजट प्रतिबंध का समीकरण है, सूत्र है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, बजट समूह या बजट सेट किसे कहते हैं? बजट समूह या बजट सेट की परिभाषा हम आपको समझाएं, उससे पहले एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि बजट समूह बजट सेट में कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं। नंबर 1, उपभोक्ता की आय दी गई होती है। माना कि राम एक उपभोक्ता है, उसकी आय 100 रुपये है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो वस्तुओं का संयोग, तो दो वस्तुओं की कीमतें भी दी गई होती है, यानी दोनों वस्तुओं की कीमतें भी दी गई होती है। माना कि एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है और वाई वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई है। तो बजट सेट या बजट समूह का समीकरण क्या होता है? x1 p1 प्लस x2 p2 छोटा या बराबर होता है किसके? m के i के। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे मैं विभिन्न कॉम्बिनेशन लेता हूँ, विभिन्न दो वस्तुओं के संयोग लेता हूँ। जैसे पहला संयोग लिया 1 और 3 का, x वस्तु की 1 इकाई और y वस्तु की 3 इकाई। अगर एक x वस्तु की 1 इकाई उसको 10 रुपये कीमत है, 10 से गुणा किया, y वस्तु की 3 इकाई उसको 20 से गुणा किया, 10 प्लस 60 बराबर कितना? 70 रुपये। यानी इस कॉम्बिनेशन पर खर्चा 70 रुपये हो रहा है, जबकि इनकम कितनी? 100 रुपये। यानी आय 100, व्यय 70। यस, खरीद सकता हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन लूँ 2 और 2 का, x वस्तु की 2 और y वस्तु की 2 मात्रा। तो x वस्तु की 2 10 रुपये इकाई प्रति इकाई है, y वस्तु की 2 20 रुपये प्रति इकाई है। तो 20 रुपये यहाँ खर्च हो गए, 40 रुपये यहाँ खर्च हो गए। 20 प्लस 40 बराबर कितना? 60। यानी इस कॉम्बिनेशन पर 60 रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि इनकम कितने रुपये? 100 रुपये। यस, खरीद सकता हूँ। तीसरा कॉम्बिनेशन ले 3 और 1 का, x वस्तु की 3 मात्रा और y वस्तु की 1 मात्रा। 3 को 10 से गुणा किया, 1 को 20 से गुणा किया, टोटल खर्चा हुआ 50 रुपये, इनकम 100 और व्यय कितना? 50। यस, खरीद सकता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे संयोग हो सकते हैं। तो ये वे सभी संयोग है बेटा जिस पर x1 p1 प्लस x2 p2 छोटा है किसके? m के i के। अब मैं दूसरी सीरीज आपके सामने लेता हूँ। x वस्तु की 0 मात्रा और y वस्तु की 5 मात्रा। तो x वस्तु की 0 मात्रा 10 से गुणा किया, y वस्तु की 5 मात्रा 20 से गुणा किया, 0 प्लस 100 बराबर 100। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पर आय 100 रुपये और व्यय भी 100 रुपये। कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाऊं मैं बेटा, इस वस्तु x वस्तु की मात्रा बढ़ाकर 2 और y वस्तु की मात्रा घटाकर 4, 2 और 4 का संयोग ले, तो 2 और 4 का संयोग अगर मैंने लिया तो इस पर भी खर्चा कितना? 100 रुपये। यानी 2 × 10, 4 × 20, 80 प्लस 20 बराबर 100। इस तरह से 0 5 का संयोग, 2 4 का संयोग, 4 और 3 का संयोग, 6 और 2 का संयोग, 8 और 1 का संयोग और 10 और 0 का कॉम्बिनेशन। ये वे सभी कॉम्बिनेशन हैं जिन पर x1 p1 प्लस x2 p2 बराबर क्या बेटा? m है। यानी इन पर आय भी 100 रुपये और वे भी 100 रुपये। मैं तीसरी सीरीज लेता हूँ अब आपके सामने। तीसरा कॉम्बिनेशन में ले लिया x वस्तु की 3 और y वस्तु की 4 मात्रा। x वस्तु की 3 × 10, 4 × 20, टोटल खर्चा हो गया कितना? 110। यानी ये अगर कॉम्बिनेशन लूँ तो आय तो है 100 रुपये, जबकि व्यय कितना? 110। इसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा कॉम्बिनेशन लूँ बेटा 2 और 6 का कॉम्बिनेशन। तो 2 × 10 प्लस 6 × 20 बराबर 20 प्लस 120
बराबर कितना बेटा 140। यानी यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो मेरी आई है 100 रुपये, जबकि वे कितना 140। यानी ये वे सभी कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बेटा। x1p1 प्लस x2p2 बड़े हैं किससे? इनकम से, यानी वे ज़्यादा है और आय कम है, तो इस संयोग को उपभोक्ता खरीद नहीं सकता। लेकिन ये दोनों संयोग ऐसे हैं जिनको उपभोक्ता क्या कर सकता है? खरीद सकता है। तो ये सभी संयोग के समूह को हम क्या कहते हैं? बजट समूह या बजट सेट कहते हैं। तो बजट सेट की परिभाषा क्या हो सकती है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वे सभी संयोग, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वे सभी संयोग जिन पर किया गया व्यय आय के बराबर भी हो सकता है और आय से कम भी हो सकता है। इसलिए बजट प्रतिबंध, बजट समूह का समीकरण क्या दिया? x1p1 प्लस x2p2 छोटा या बराबर है किसके? m के। तो बजट समूह या बजट सेट की परिभाषा क्या हो सकती है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वे सभी संयोग जिन पर किया गया व्यय आय के बराबर हो या आय से कम हो, ऐसे सभी संयोगों के समूह को बजट समूह या बजट सेट कहते हैं। तो बजट समूह या बजट सेट की परिभाषा क्या हुई अपने सामने? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वे सभी संयोग, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वे सभी संयोग जिन पर किया गया व्यय आय के बराबर हो या आय से कम हो, ऐसे सभी संयोगों के समूह को बजट सेट या बजट समूह कहते हैं। इसी से संबंधित एक अवधारणा और पढ़ेंगे जिसको हम बजट रेखा कहते हैं, कीमत रेखा कहते हैं या कीमत अनुपातिकता रेखा भी कहते हैं। एक उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को कितनी मात्रा में खरीदे, आय का कितना भाग खर्च करे, कैसे खर्च करे। तो इसके लिए वह बजट रेखा या कीमत रेखा की अवधारणा हम समझते हैं। तो बजट सेट और बजट रेखा दोनों में अंतर है बेटा। बजट रेखा में केवल दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वे संयोग ही आएंगे। बजट रेखा में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में वे संयोग ही आएंगे जिन पर किया गया व्यय आय के बराबर ही हो। यानी आय और व्यय, यानी बजट रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, अगर कोई बिंदु आएंगे तो उन पर आय और व्यय दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है बजट रेखा। क्या बताती है बेटा? कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिनको उपभोक्ता अपनी दी गई आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी गई होती है, उसे वह खरीद सकता है और जिन पर किया गया व्यय आय के क्या हो बेटा? बराबर हो। तो बजट रेखा वह सीमा रेखा होती है, बजट रेखा वह सीमा रेखा होती है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है जिन पर किया गया व्यय आय के क्या होता है? बराबर, और उस समय उपभोक्ता की सीमित आय दी गई होती है और दोनों वस्तुओं की कीमतें भी दी गई होती है। तो बजट रेखा का समीकरण सूत्र क्या होता है? x1p1 प्लस x2p2 बराबर m। यहाँ है छोटा और बराबर, इसमें तो वो सारे संयोग आएंगे जिन पर किया गया वे आय से बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन बजट रेखा में तो केवल वे ही संयोग शामिल होंगे बेटा जिन पर किया गया वे आय के क्या हो बेटा? बराबर। तो मैंने लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई सीमित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों से खरीद सकता है और जिन पर किया गया वे आय के क्या होता है? बराबर। तो बजट रेखा या कीमत रेखा को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि बजट रेखा और कीमत रेखा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो उसको हम उदाहरण, तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। बजट रेखा की परिभाषा का हमने अध्ययन किया था कि बजट रेखा किसे कहते हैं। बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाली वह सीमा रेखा जिन पर किया गया वे आय के बराबर होता है और उस समय उपभोक्ता की सीमित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी गई होती है। तो बजट रेखा को हम और विस्तार से समझे, इसके लिए आपके सामने उदाहरण और रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं कि माना कि राम है, राम की इनकम 100 रुपये है, यानी m इनकम आय 100 रुपये। x1 वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है और x2 वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई है। अब आपसे कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं कि बजट समूह या बजट सेट का प्रतिबंध लिखिए। प्रतिबंध लिखने का मतलब है कि इसका सूत्र क्या होना चाहिए। तो बजट सेट या प्रतिबंध का समीकरण होता है बेटा x1p1 प्लस x2p2 छोटा या बराबर होता है किसके? m के। तो p1 कितना बेटा? 10, x1 प्लस 20 x2
छोटा या बराबर है कितने 100 रुपये के। यानी ये बजट समूह या बजट सेट प्रतिबंध का समीकरण हुआ, क्योंकि x1 वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई, x2 वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई और इनकम 100 रुपये। अगर इसी को बजट रेखा में का समीकरण लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 10x1 प्लस 20x2 बराबर क्या बेटा m, क्योंकि बजट रेखा में वे सहयोगी शामिल होते हैं जिन पर किया गया व्यय आय के क्या होता है, बराबर होता है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आता है कि यदि संपूर्ण आय x1 पर खर्च करे, संपूर्ण आय x1 पर खर्च करे, तो संपूर्ण आय x1 पर खर्च करे तो मेरी इनकम m बटे हुए क्या होता है P1, m यानी आय और P1 यानी P1 वस्तु की कीमत। मेरी इनकम 100 रुपये है और x1 वस्तु की कीमत कितनी बेटा 10 रुपये प्रति इकाई, तो कितनी इकाई आएगी बेटा 10 यूनिट आएगी। यानी x1 वस्तु की मैक्सिमम मात्रा अधिकतम 10 यूनिट क्रय कर सकता है एक उपभोक्ता, क्योंकि आय दी गई है। अगर मैं कहूँ इसको समस्तरीय अंतःकरण, क्योंकि यानी अगर रेखा चित्र में देखें ये ओ एक्सेस है, ओ एक्सेस को हम समस्तरीय अंतःखंड कहते हैं, यानी अधिकतम कितनी मात्रा खरीद सकता है वो 10 वस्तुएं खरीद सकता है m/P1। इसको समस्तरीय अंतःखंड के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं कहूँ प्रश्न अगला कि यदि संपूर्ण आय x2 पर खर्च करें तो सूत्र होगा बेटा, फॉर्मूला होगा m/P2, m 100 रुपये और P2 x2 वस्तु की कीमत कितनी बेटा 20 रुपये प्रति इकाई, तो 100 में 20 का भाग देंगे कितना 5 यूनिट, यानी x2 वस्तु की अधिकतम कितनी मात्रा खरीद सकता है 5 इकाई खरीद सकता है m/P2। इसको ये आपका समस्तरीय अंतःखंड है, ये आपका ऊर्ध्वाधर अंतःखंड है। कौन सा अंतःखंड है, ऊर्ध्वाधर, यानी y एक्सेस को ऊर्ध्वाधर अंतःखंड कहते हैं और x एक्सेस को समस्तरीय अंतःखंड कहते हैं। तो समस्तरीय अंतःखंड का सूत्र होता है m/P1 और ऊर्ध्वाधर अंतःखंड का सूत्र होता है m/P2। अब बजट रेखा की तालिका बनाए, यानी अपने को मालूम है x1 की अधिकतम मात्रा अगर 10 इकाई खरीदता है तो x2 वस्तु की मात्रा कितनी होगी 0 होगी। क्यों, क्योंकि संपूर्ण आय x1 इंटू P 10 रुपये 20 रुपये यानी 100 रुपये प्लस 0 रुपये, कुल खर्चा कितना हो गया 100 रुपये हो गया। अब अगर उसे x2 वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो x1 वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसकी घटाकर वह अगर 8 मात्रा करता है तो 8 इंटू 10, तो इसकी बढ़ाकर कितनी होगी बेटा 2, एक मात्रा 1 इंटू 20 बराबर 80 प्लस 20 बराबर कितना 100। इस तरह से क्योंकि उपभोक्ता की आय स्थिर है तो उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा और एक वस्तु की मात्रा को क्या करेगा, घटाएगा। तो यहाँ पर मैं x1 वस्तु की मात्रा घटा रहा हूँ और x2 वस्तु की मात्रा को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि x1 वस्तु की मात्रा 0 है तो x2 वस्तु की मात्रा कितनी आएगी 5 आएगी। तो 0 इंटू 10 और 5 इंटू 20, देखिए कुल खर्चा कितना 100 रुपये हो गया। अब x1 वस्तु की मात्रा को बढ़ा दो और x1 वस्तु की मात्रा को घटा दो, क्योंकि उपभोक्ता की आय क्या है, स्थिर है। अगर इसकी मात्रा को बढ़ाकर मैंने कितना किया 2 किया तो इसकी मात्रा कितनी आएगी 4, कुल खर्चा देखो बेटा 100। इस तरह से हमारे पास में x1 वस्तु की मात्रा को और बढ़ाकर 4 किया, 4 इंटू 10, तो इसकी घटाकर कितनी 3 इंटू 20 बराबर 100 रुपये। और देखिए बेटा अगर इसकी मात्रा को बढ़ाकर मैंने क्या किया 6 किया तो 6 इंटू 10 और इसको घटाकर 2 इंटू क्या बेटा 20, 40 और 60 कितने 100 रुपये। अगर इसको बढ़ाकर मैंने 8 किया तो 8 इंटू क्या बेटा 10, 1 इंटू क्या हो गया बेटा 20 बराबर कितना हो गया 100। और अगर अब एक कॉम्बिनेशन हो, इसकी मात्रा 10 इंटू 1, 10 इंटू 10 और इसकी 0 इंटू क्या बेटा 20 बराबर 100। यानी x1 वस्तु की अधिकतम 10 मात्राएं आ सकती है और x2 वस्तु की 5 मात्राएं आ सकती है। तो हमारे सामने बजट रेखा के संयोग कौन कौन से कॉम्बिनेशन कौन से है, 0 5 का संयोग, 2 और 4 का संयोग, 4 और 3 का संयोग, 6 और 2 का संयोग, 8 1 का संयोग और इसी तरह से 10 और 0 का संयोग। अगर मैं कहूँ तो अगर आपको यही पूछे कि बजट रेखा के संयोग कौन कौन से होंगे तो हमारे सामने 0 5 का संयोग, 2 और 4 का संयोग, 4 और 3 का संयोग, 6 और 2 का संयोग, 8 और 1 का संयोग
10 और 0 का संयोग, ये बजट रेखा के संयोग है आपके सामने। अगर मैं इसको रेखा चित्र में बनाऊं बेटा तो देखिए पहले ए संयोग देखिए, x1 वस्तु की 0 मात्रा और इसकी कितनी 5 मात्रा, ए संयोग। दूसरा देखिए बेटा इसकी 2 x1 की 2, x2 की 4 मात्रा, ये बी संयोग। इसी तरह से सी संयोग पर देखिए x1 वस्तु की 4 मात्रा, इसकी 3 मात्राएं, ये सी संयोग। इसी तरह से अगला देखिए बेटा x की 6 मात्रा, x1 की और इसकी 2 मात्राएं, ये डी संयोग। इसी तरह से 8 x1 वस्तु की 8 और इसकी कितनी मात्रा बेटा 1 मात्रा, ये ई संयोग। और इसी तरह से x1 वस्तु की 10 मात्रा, x2 की कितनी बेटा 0 मात्रा, ये ई एफ संयोग। अगर इन बिंदुओं को मैं एक साथ मिला दूं तो जो रेखा बनती है उस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं बेटा, बजट रेखा। क्या कहते हैं बेटा, बजट रेखा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बजट रेखा किसे कहते हैं, बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दिखाने वाली वह सीमा रेखा जिन पर किया गया व्यय आय के क्या हो बेटा बराबर, यानी ए बी सी डी ई और एफ, इन बिंदुओं पर यानी ए से लेकर A2 एफ बिंदु पर x1 P1 प्लस x2 P2 बराबर क्या होगा m, यानी ये वे सभी संयोग है जिन पर किया गया व्यय आय के क्या बेटा बराबर है और संपूर्ण आय का संपूर्ण उपयोग हो रहा है, यानी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि बी अंदर एक बिंदु लेऊँ बेटा u, तो मैं क्या कहूँगा u बिंदु प्राप्त योग्य है, लेकिन x1 P1 प्लस x2 P2 छोटा किससे m से, यानी ये प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग नहीं है। अगर मैं यहाँ w बिंदु लेऊँ तो मैं क्या कहूँगा बेटा अप्राप्त योग्य। क्या है बेटा अप्राप्त योग्य, क्यों, क्योंकि x1 P1 प्लस x2 P2 बढ़ा है किससे m से, यानी ये अप्राप्त, इसके उपभोक्ता के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। तो बजट रेखा पर स्थित बिंदु प्राप्त योग्य भी है, संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग भी है, जिसमें ए बी सी डी और ई और एफ बिंदु है। यू बिंदु प्राप्त योग्य तो है लेकिन संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग नहीं है। और इसी तरह से डब्ल्यू बिंदु प्राप्त योग्य नहीं है, अप्राप्त योग्य है, संसाधनों उसके उपभोक्ता के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। तो इसका ए से ई एफ का समीकरण x1 P1 प्लस x2 P2 बराबर m होगा। u का समीकरण x1 P1 प्लस x2 P2 छोटा किसके m के होगा। w के लिए समीकरण होगा x1 P1 प्लस x2 P2 बड़ा है किससे m से। अब एक प्रश्न आता है बजट रेखा का ढाल का समीकरण क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो बजट रेखा के ढाल का सूत्र होता है बेटा दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बजट रेखा के ढाल का समीकरण, बजट रेखा के ढाल का समीकरण, बजट रेखा का ढाल वैसे क्या होता है ऋणात्मक होता है और दोनों वस्तुएं यानी P1 अपॉन P2 दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात ही बजट रेखा का ढाल कहलाता है। तो देखिए बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात माइनस P1 अपॉन P2। और प्रश्न के अनुसार अगर तुम्हें पूछे बजट रेखा का ढाल क्या है, P1 10 रुपये और P2 कितने 20, यानी माइनस के 0.5। अभी वर्तमान में बजट रेखा का ढाल क्या है माइनस के 0.5, यानी बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है और दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को हम बजट रेखा का क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। इस तरह से हम इसको उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि बजट सेट बजट प्रतिबंध का समीकरण क्या होता है, बजट रेखा का समीकरण क्या होता है। यदि संपूर्ण आय x1 पर खर्च करें, यदि संपूर्ण आय x2 पर खर्च करें, बजट रेखा की तालिका क्या होती है, रेखा चित्र कैसे बनता है और बजट रेखा का ढाल क्या होता है। बजट रेखा का ढाल का समीकरण सूत्र होता है बेटा दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। अब हम पढ़ेंगे बजट रेखा की क्या विशेषताएं होती है। बजट रेखा की तालिका रेखा चित्र का अध्ययन करने के बाद हम बजट रेखा की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि बजट रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर कितनी वस्तुओं का संयोग होता है, दो वस्तुओं का संयोग। तो पहला दो वस्तुओं का संयोग दिखाती है ये x1 और x2, ए और बी। बजट रेखा का समीकरण क्या होगा,
x1p1 प्लस x2p2 बराबर क्या होगा m, यानी किया गया व्यय आय के क्या होता है बराबर। समस्तरीय अंतखंड, बजट रेखा में दो अंतखंड होते बेटा, ये m/p1 ये समस्तरीय अंतखंड है बेटा यहाँ से यहाँ तक, और ये कौन सा अंतखंड है बेटा ऊर्ध्वाधर अंतखंड। ये कैसे निकलते हैं आगे समीकरण में करेंगे। तो समस्तरीय अंतखंड का सूत्र होता है m/p1 और ऊर्ध्वाधर अंतखंड का सूत्र होता है m/p2। यानी अगर ये सीमा निकालनी है तो m में p2 का भाग देंगे, और अगर समस्तरीय अंतखंड की सीमा निकालनी है तो m/ क्या होगा p1। बजट रेखा का ढाल कैसा होता है, बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाएं होता है। ऋणात्मक ढाल क्यों, क्योंकि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। अगर एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बजट रेखा का ढाल का समीकरण क्या होता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, यानी -p1/p2, -p1/p2 दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। ये ऋणात्मक चिन्ह है क्योंकि बजट रेखा का ढाल क्या होता है ऋणात्मक। इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, बजट रेखा का समीकरण होता है बेटा m बराबर x1p1 प्लस x2p2। अगर x2p2 को हमने ट्रांसफर इधर किया तो m में से x1p1 क्या होगा लेस होगा, तो x2 को यहाँ रहने दें तो p को m/p2 और x1p1 x1 ये p1 और ये p2 और ये x यहाँ है बेटा, तो p2 से p2 तो यानी x2 वस्तु के लिए m/p2 तो ऊर्ध्वाधर अंतखंड है, और p1 और p2 ये बजट रेखा का क्या बेटा ढाल है। यानी ये x2 वस्तु के लिए, तो x2 वस्तु के लिए ऊर्ध्वाधर अंतखंड का सूत्र क्या होगा m/ क्या होगा p2, और बजट रेखा का ढाल का सूत्र क्या होगा बेटा p1/p2, दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। अगर हम देखें सरल रेखा समीकरण में x2 बराबर mx प्लस c, m अपने आप में बजट रेखा का ढाल शो करता है और c अंतखंड। अंतखंड दो तरह के होते हैं, एक समस्तरीय और एक क्या होता है ऊर्ध्वाधर। अगर ये x1 वस्तु के लिए होता तो यहाँ m/p1 आ जाता जो समस्तरीय अंतखंड में आता, जो किसमें आता समस्तरीय अंतखंड में आता। इस तरह से हम बजट रेखा के ढाल का सूत्र क्या होता है, समीकरण क्या होता है -p1/p2, दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात। अगला प्रश्न आता है बजट रेखा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो बजट रेखा को प्रभावित कर सकते हैं। तो बजट रेखा को प्रभावित करने वाले मुख्य दो घटक होते हैं, एक उपभोक्ता की आय। अगर आय में परिवर्तन होगा तो बजट रेखा में भी क्या होगा परिवर्तन आएगा, और एक दोनों वस्तुओं की कीमतें, अगर दोनों वस्तुओं की कीमतें भी परिवर्तित होती है तो बजट रेखा में क्या होगा परिवर्तन संभव है। तो बजट रेखा को प्रभावित करने वाले मुख्य कितने घटक हैं, दो घटक है, नंबर 1 उपभोक्ता की आय और नंबर 2 दोनों वस्तुओं की कीमतें। अब हम अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो और दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।